Okay. Page 390, 29A, sales tax. Sales tax means the tax, the additional tax or default surcharge. डिफॉल्ट सरचार्ज जो होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट. सेल्स टैक्स मींस अ फाइन, पेनल्टी और एनी फी imposed and any sum payable under the act. और कोई भी पैसे जो आपने इस कानून के तहत देने हैं, एनी सम पेएबल अंडर द एक्ट. ओके. रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ फाइन टू गवर्नमेंट, वो भी सेल्स टैक्स. रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन से क्या मुराद है? व्हाट्सएप से प्रिंट निकालो, मैंने भेज दिया आपको, प्रिंट निकाल के लाओ, कॉपी करा के मुझे एक दिखाओ. जी भाई खामोश रहिएगा. रजिस्टर्ड पर्सन, ये मैंने लेट आने वालों सेल्स टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, ये सांसी है. सेल्स टैक्स मींस एनी टैक्स, एडिशनल टैक्स, कोई आपने जुर्माना वगैरह दिया, और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है, फाइन पेनल्टी वगैरह आपने दे दी, या कोई भी पैसे इस कानून में देने हैं वो सेल्स टैक्स हैं. आगे है ना भाई इस रो में. अच्छा, रजिस्टर्ड पर्सन, मेरे भाई रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद वो बंदा भी है जो अपने आप को रजिस्टर करा चुका है सेल्स टैक्स में, और रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद वो बंदा भी है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराना बाइंडिंग है. आगे भेजते रहो ना. जिसके ऊपर अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना बाइंडिंग है, लेकिन वो अपने आप को सेल्स टैक्स में जानबूझ के रजिस्टर नहीं करा रहा ताकि मुझे टैक्स देना ना पड़े. तो रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद दो बंदे हैं. ऐसा बंदा भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो अपने आप को रजिस्टर करा चुका है, और ऐसा बंदा भी रजिस्टर्ड है जिसके ऊपर लायबल है अपने आप को रजिस्टर कराना, लेकिन अभी तक अपने आप को जानबूझ के रजिस्टर नहीं कराया. दोनों को रजिस्टर्ड पर्सन कहेंगे. लेकिन जब कभी फायदा देने की बारी आएगी तो ऐसा बंदा जिसके ऊपर अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना जरूरी था और जानबूझ के रजिस्टर नहीं कराया तो उसको फायदे नहीं मिलेंगे. फायदे क्या होते हैं? टैक्स क्रेडिट्स. इस चैप्टर में भी टैक्स क्रेडिट्स होंगे. तो टैक्स क्रेडिट्स उसको नहीं मिलेंगे, उसको फायदे नहीं दिए जाएंगे. हाँ, नुकसानात दिए जाएंगे. जब टैक्स मांगने की बारी आएगी तो ऐसे बंदे से भी मांगा जाएगा जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ, और जब टैक्स माफ करने की बारी आएगी तो ऐसे बंदे से नहीं मांगा, ऐसे बंदे को टैक्स माफ नहीं किया जाएगा. हु वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जो लायबल था लेकिन जानबूझ के रजिस्टर नहीं करा रहा. Okay, registered person means a person who is registered. Ha ha ha. Registered person means a person who is, जो registered है उसको तो registered ही कहना है. Registered person means a person who is, जो liable to be registered है वो भी registered ही है.
हमने कहा ये क्या बात हुई, कहते हैं उसमें आगे जरा तफसील है, सुन लो। However, a person liable to be registered but not registered cannot claim the benefits. Benefits का मतलब होता है टैक्स क्रेडिट्स। cannot claim the tax credits available to registered. Registered बंदे को जो benefits हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी क्लास में रजिस्टर्ड भी बैठा हो, अनरजिस्टर्ड भी बैठा हो, तो जब फोटोकॉपी बांटी जाएगी तो सर कहेंगे सिर्फ रजिस्टर्ड को बांटी जाए, अनएनरोल्ड है उसको नहीं बांटी जाएगी। टीचर बोतलें पिलाएं तो रजिस्टर्ड को पिलाई जाएगी, अनरजिस्टर्ड को नहीं बोतल पिलाई जाएगी, उसे खाली स्ट्रॉ पकड़ा दिया जाएगा। ओके, गुड्स। गुड्स क्या होता है? अच्छी चीजें गुड्स। भाई गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है असल में। गुड्स में क्या आ जाता है? गाड़ी, पंखा, फर्नीचर, ये सारी चीजें गुड्स हैं, इन पे सेल्स टैक्स लगता है। गुड्स में क्या नहीं आता वो पढ़ लें। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लिख सकते हैं आप, कार, एसी, फैन, सारी चीजें गुड्स हैं। मूवेबल, इसलिए बिल्डिंग के बेचने पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। मूवेबल गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन डेटर। एक्शनेबल क्लेम होते हैं डेटर। डेटर तो गुड्स नहीं है ना, वो तो करंट एसेट्स में अलग लाइन नजर आती है डेटर, इन्वेंट्री के अलावा। अदर देन मनी, भाई कैश भी गुड्स नहीं है। अदर देन ये स्टॉक वो नहीं है, बाहर के मुल्कों में शेयर्स को स्टॉक्स कहा जाता है, तो ये स्टॉक से मुराद ना शेयर नहीं है, शेयर से एरो खींच के स्टॉक की तरफ ले आए। ये स्टॉक आप कहेंगे स्टॉक ही नहीं तो फिर क्या रहा? नहीं, स्टॉक तो वो जो जिसको आप स्टॉक समझते हैं वो स्टॉक अपनी जगह, ये स्टॉक से मुराद शेयर्स हैं। अच्छा भाई, अब करंट एसेट्स में अगर आपके सामने डेटर नजर आ रहे हो, इज इट अ गुड्स? नो। करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में आपके सामने कैश नजर आ रहा हो, इट इज अ गुड्स? नो। करंट एसेट में आपके सामने इन्वेंट्री नजर आ रही हो, दीज आर गुड्स? यस। करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नजर आ रही हो, थोड़े देर अरसे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, शेयर खरीदे में, इज इट एन एसेट? यस, इट इज एन एसेट बट इट इज नॉट गुड्स। तो शेयर के बेचने पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता, कैश ट्रांसफर करने पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता, और डेटर भी बेचे जाते हैं, वो कभी आप बड़े होकर जिंदगी में पढ़ेंगे। डेटर्स, एक बंदा अपने डेटर किसी और को बेच देता है कि तुम मुझसे पैसे ले लेना, डेटर्स के बेचने पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता, और बिल्डिंग और लैंड के बेचने पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो सेल्स टैक्स सिर्फ किन चीजों के बेचने पे लगता है? मूवेबल चीजों के बेचने पे। क्रेस्ट की तफसील हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। क्रेस्ट वो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें आपका सारा डाटा महफूज होता है, जिससे पता चलता है आपने किस किस से चीजें खरीदी, किस किस को बेची। क्रेस्ट कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेसिस इवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स means the computerized system for analyzing and cross matching of sales tax return। क्रॉस मैचिंग का क्या मतलब है? अगर एक बंदे ने पाकिस्तान में एक चीज को परचेज में डाला है तो दूसरे बंदे ने पाकिस्तान में उस चीज को अपनी सेल में डालना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मैचिंग। लिखें, अगर एक बंदा अगर होंडा टायर को परचेज में डाल रहा है तो जनरल टायर को सेल में डाले। अगर होंडा टायर को परचेज में डाल रहा है तो जनरल टायर क्या करे? टायर को किस में डाले? गाड़ी में डाले? नहीं, जनरल टायर ने क्यों गाड़ी बनानी है? जनरल टायर को सेल में डाले। ओके, आगे बढ़े। टैक्स इनवॉइस मींस द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। ओके जी, हम यहां पे ब्रेक ले रहे हैं और हम अब चैप्टर को रीस्टार्ट करने लगे हैं पहले सफे से। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज सेल्स टैक्स एक्ट। खाला जी का एक्ट भी आप कह सकते हैं, कहते हैं मेरा मशवरा है सेल्स टैक्स एक्ट ही कह देना इसको। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तान पे लगेगा। हमने कहा पाकिस्तान से क्या मुराद है? कहते हैं वो मैं बता देता हूं। द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान एज पर आर्टिकल 1(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का मेन लॉ, कंप्राइज द फॉलोइंग। ये चीजें नहीं लिखनी होती हैं एज पर आर्टिकल 1(2), ये याद भी नहीं करनी होती आपने।
द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज द फॉलोइंग: बलूचिस्तान, NWFP, पंजाब एंड सिंध एंड इस्लामाबाद। जी, कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्कशन, सेल्स टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ओके, टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड भाई, टैक्स ईयर डेफिनेशन थी, उसे को एक कॉपी मुझे लाके दिखाया अरसलान को जल्दी को। टैक्स ईयर डेफिनेशन थी, लेकिन यहां क्या डेफिनेशन है? टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड 1 महीने का होता है, क्योंकि सेल्स टैक्स हमने महीने वार जमा कराना होता है। टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर, जो पाकिस्तान का है, इस इंचार्ज का मतलब जो इस वक्त मौजूद है। तो लेकिन आम हालात में बता दें, टैक्स पीरियड इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। टैक्स पीरियड 1 महीने का अर्सा होता है। इस लॉ के अंदर टैक्स के लफ्ज से मुराद इनकम टैक्स होगा या सेल्स टैक्स होगा? सेल्स टैक्स होगा। टैक्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज मींस सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जैसे अब्बू कह दें, जब भी मैं बेटा कहूंगा ना तो बड़ा ही आया करे, अनलेस कि मैं वाजे छोटे को बुला दूं बेटा तो एकदम बड़ा आ जाया करे बस, अनलेस कि वाजे तौर पे मैं कहूं मैं छोटे को बुला रहा हूं। सिमिलरली इस कानून में टैक्स मींस अनलेस कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, अनलेस बात ही कोई और चल रही हो। ड्यू डेट, इनकम टैक्स में क्या ड्यू डेट थी रिटर्न जमा कराने की? 30 सितंबर, साल खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर। यहां क्योंकि रिटर्न हर महीने जमा करानी होती है, तो यहां रिटर्न जमा कराने की तारीख है महीना खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर। ड्यू डेट, मुकर्ररा तारीख फॉर फर्निशिंग रिटर्न, रिटर्न जमा कराने की मुकर्ररा तारीख इज द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। फॉलोइंग द, जी मार्च एक टैक्स पीरियड है, कब एंड हो रहा है? इसके बाद फॉलोइंग 15th कब आ रही है? 15th अप्रैल। अब एक सर्कल चल पड़ेगा, मार्च के रिटर्न कब जमा कराएंगे? 15 अप्रैल को, अप्रैल की, मई की, और एक सर्कल चल पड़ेगा। पढ़े, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इज 15 ऑफ द मंथ। लिखें, मार्च के रिटर्न 15 अप्रैल को जमा कराएंगे। आप भी लिख लें, मार्च के रिटर्न 15 अप्रैल को जमा कराएंगे। कितने लोग कहते हैं, ऐसा लगता है मुझे कहा है, मार्च के रिटर्न 15 अप्रैल को जमा कराएंगे। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इज 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ मंथ, मंथ खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसमें, और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, बोर्ड कुछ भी कह दे, एंड डिफरेंट डेट्स मे बी स्पेसिफाइड फॉर फर्निशिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनेक्जर्स ऑफ रिटर्न। और ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न के डिफरेंट एनेक्जर्स के जमा कराने की डेट्स डिफरेंट हो। रिटर्न के एनेक्जर्स क्या होते हैं वो लिखें, रिटर्न के साथ जो एनेक्जर्स अटैच होते हैं, परचेज एनेक्जर, सेल एनेक्जर, इंपोर्ट्स एनेक्जर, ये 2-3 एनेक्जर अटैच होते हैं। एनेक्जर आपको पता है सपोर्टिंग होता है किसी चीज की, तो रिटर्न के साथ अगर आप सेल, परचेज और इंपोर्ट का एनेक्जर अटैच कर रहे हैं तो हो सकता है उनकी तारीख गवर्नमेंट 15 के अलावा कोई और रख दे। आम हालात में रिटर्न और एनेक्जर कब जमा कराने हैं? 15th को। लेकिन खसूसी हालात में ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट आपको कह दे एनेक्जर पहले जमा करवा दो, डिफरेंट डेट्स बता सकती है। चलें जी, इंतजार खत्म हुआ और हमारी मेन डेफिनेशन शुरू होगी, जिसके लिए आपको वार्म अप कराया जा रहा था। इनपुट और आउटपुट, न्यूमेरिकल पोर्शन आज शुरू होने लगे। इनपुट और आउटपुट, इसमें सबसे पहले पाकिस्तान, अच्छा सबसे पहले सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म, सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म
सेल्स टैक्स आप पे भी करते हैं और सेल्स टैक्स आप रिकवर भी करते हैं। ठीक है भाई, आपने क्यों किबला उस तरफ कर लिया, ऐसे हो और अब चेहरा ऐसे करें, ऐसे। ओके, तो इसमें आप सेल्स टैक्स पे भी करते हैं और सेल्स टैक्स रिकवर भी करते हैं। जी वो मैंने मिसाल लिखी हुई थी, सफा घर रह गया, अभी घर से मंगवाया तो फोटोकॉपी होके भी आ जाएगा। मैकेनिज्म तो मैं उसी के अल्फाज यूज करूं ताकि ऐसा ना हो कि फिगर्स में इधर कोई और लूं और आपके सामने कोई और हो। इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने क्या किया, परचेज की चीजें, परचेज गुड्स फॉर ₹200। इंपोर्टर ने 200 रुपए की चीजें खरीदी या बाहर के मुल्क से मंगवाई, बाहर के मुल्क से मंगवाई। इंपोर्टर परचेज गुड्स फॉर ₹200 एंड सोल्ड, और इनको बेचा, टू मैन्युफैक्चरर। मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वालों ने कहा, भाई फर्स्ट रो में आ जाओ, होंडा कार्स वालों ने कहा कि आप हमें जो है वो मटेरियल मंगवा के दे दो, आपने मटेरियल खरीद के उनको दे दिया फॉर रुपीस 300, 300 रुपए का। क्लियर? क्या हुआ, आज नजर आ जाएगा इन्हें, फिर कल सही वाला कॉपी करा के दे देंगे। क्या? हाँ, नहीं, मैं आपको जीमेल पे भेजता हूँ, वहां से प्रिंट निकाल के देखो। आप जाओ इसी की कॉपी करा के ले आओ, वरना कोई मसला नहीं। अपना ईमेल एड्रेस बता दो, तो खैर है, सबको पता चल जाएगा। किधर जा रहे हो? हाँ, ईमेल एड्रेस अपना बताओ। ये 9190 वाला, ठीक है, अब जीमेल से निकाल के देखो। ओके, परचेज गुड्स फॉर ₹200 एंड सोल्ड टू मैन्युफैक्चरर फॉर ₹300। परचेज की चीजें 200 की और मैन्युफैक्चरर को कितने की बेची? अच्छा, मैन्युफैक्चरर अब 300 का रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में इस्तेमाल करके चीज आगे 300 की बेच देगा, किसी को महंगी करके बेचेगा। ओ, मैन्युफैक्चरर महंगी करके बेचेगा। अब मैं किसकी बात शुरू करने लगा हूं? मैन्युफैक्चरर की। पहले ऐसा करें, यहां से देख के बता दें, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹300। इसने कितने रुपए की चीजें खरीदी? 300 की। आगे बोले एंड सोल्ड गुड्स टू, नहीं एनी छीती ना लाओ, कस्टमर ना भी कहो, मैंने दरमियान में तो वैसे तो दो बंदे आते हैं, पहले होलसेलर आता है फिर रिटेलर आता है, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट रिटेलर लिख रहा हूं। परचेज गुड्स फॉर 300 एंड सोल्ड गुड्स टू रिटेलर, और रिटेलर को बेची कितने की? मैं बताऊंगा फॉर ₹700, ताकि इसको भी कोई प्रॉफिट बचे, और ये लेबर भी लगाता है, अपनी ओवरहेड भी लगाता है, इस वजह से ये ज्यादा प्रॉफिट रखता है। तो ज्यादा प्रॉफिट रखने की वजह से इतने 300 वाली चीज कितने की बेची? 700 की बेची। ओके, नंबर 3, अब किसकी बात करें? रिटेलर की। जी बताएं। परचेज्ड, बोले परचेज्ड गुड्स फॉर ₹700। पहले पूरा फिक्रा करवाएं, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सोल्ड गुड्स टू कंज्यूमर, जनरल पब्लिक, कंज्यूमर जी, फॉर ₹750। इसके बाद इतना मार्जिन नहीं होता कि ये इतना मार्जिन रख के बेचे। आप ये 700 वाली 1000 की बेचते, वो जो मेन प्रॉफिट कमाता है वो मैन्युफैक्चरर कमाता है, क्योंकि वो लेबर भी लगा रहा है, ओवरहेड भी लगा रहा है, और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। रिटेलर बड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाता है, ये भी बड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि ये इंपोर्ट करके जस्ट दे रहा है, इसने फैक्ट्री लगाई हुई है, इसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि आगे मैं क्या लिखूं? कंज्यूमर परचेज गुड्स फॉर 750 एंड सोल्ड इट टू इंपोर्टर, और वो चीजें लुट तो नहीं बची। तो द स्टोरी इज ओवर। सप्लाई चेन शुरू हुई है या सप्लाई चेन एंड हो गई है? इंपोर्टर से शुरू हुई थी,
क्लियर? अब न्यूमेरिकल मैंने कहा था न्यूमेरिकल दो धारी तलवार है। कैसे? हर कोई बंदा न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व किया करेगा, हर कोई अपनी सेल पे 17% लगाया करेगा और हर कोई अपनी परचेज पे। अच्छा, इसकी फिर जो सेल होगी इसकी, फिर ये बंदा क्या करेगा? अपनी परचेज पे 17% लगाएगा और इसी तरह ये बंदा अपनी सेल पे 17% लगाएगा। सिमिलरली दुकानदार भी किसी से खरीदेगा तो परचेज पे 17% लगाएगा, जब किसी को बेचेगा क्लियर? ओके, मजा आया? सेल के 17% का मुश्किल सा नाम आउट। सेल का मतलब चीजें जा रही हैं आउट, तो वहां से लोगों ने निकाला ऐसी बोंगी, आगे पुट डाल दिया। परचेज इन, आगे परेशान करने के लिए पुट डाल दिए ताकि जरा मुश्किल से आउट पुट इन पुट। ये बेटा क्या हो गया तुम्हें? वो सेल्स टैक्स हो गया बेटा, अभी इनकम टैक्स हुआ नहीं था। हाँ वो हो रहा है अभी। जा आ नो आई विल से जी भाई की सेल पकड़े, भाई का नाम है इंपॉर्टेंट, भाई की सेल पकड़े, सेल 300 इंटू 17%। अब आप हंस रहे होंगे क्या बच्चों वाले काम करा रहे हैं। परचेज पकड़े भाई की 200 इंटू जी पेबल टू गवर्नमेंट 17। जी हजरात भाई की सेल पकड़े 700 जी। कैलकुलेटर आपको भी लेके दिया ना अम्मी अब्बू ने, दे निकाले। भाई की परचेज पकड़े 300 इंटू कितना 68। भाई की परचेज 700 11 भाई की सेल 750। नहीं ये राउंड करके बोले 120 8.5। okay, now try to understand what will happen गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी में कैसे टैक्स जाता है ये जरा आपने देखना है। गवर्नमेंट के पास कैसे टैक्स जाता है। चीज भाई 750 की बिकी है, ये तो मेरी बात सुन लें, ये तो मेरी बात सुन लें, ये पक्की ठक्की बात है। चीज कितने की बिकी है भाई? 750 की। एग्री करते हैं ना इस पे? चीज कितने की बिकी है? 750 की। और 750 पे टैक्स बनता है 127.5। 750 पे टैक्स बनता है 127 तो गवर्नमेंट कहती है मुझे सिर्फ 127.5 चाहिए। सारे लोग अपना अपना हिस्सा डालते हैं, थोड़ा जा मैं दे देना गवर्नमेंट, थोड़ा मेरे वाले ले लो, थोड़ा मैं भी दे देना। तो सारे लोग अपना अपना हिस्सा डालते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा देते हैं। कितना? ये सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, एक परचेज वाली साइड चल रही होती है इसकी, एक सेल वाली साइड चल रही होती है। अच्छा, अब गवर्नमेंट की ट्रेजरी कैसे भरेगी ये सुन लें। यहां पे ना ये बंदा सिर्फ गवर्नमेंट को 2 दफा टैक्स पे करता है, ये लोग एक दफा टैक्स पे करते हैं। ये गवर्नमेंट को 2 दफा टैक्स पे करता है, ये गवर्नमेंट को एक दफा टैक्स पे करते हैं। देखें कैसे। इसने रॉ मटेरियल बाहर के मुल्क से मंगवाया, जब इसने रॉ मटेरियल बाहर के मुल्क से मंगवाया तो जैसे ही इंपोर्ट हुआ तो इसने बहरी जहाज से अनलोड किया, गवर्नमेंट ने कहा रुक। इस टैक्स का नाम है वैल्यू एडिशन, सेल्स टैक्स का नाम है वैल्यू एडिशन टैक्स।
जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है उस पर टैक्स दे रहे हैं, जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस पर। सेल माइनस परचेज, वैल्यू एड, परचेज वाली चीज को महंगा करके बेच रहे हैं, वैल्यू एड, यहां से समझ लो, वैल्यू एड 50 कर है, जो जितनी वैल्यू ऐड कर रहा है गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगती है। इंपोर्टर 2 दफा वैल्यू ऐड करता है, इंपोर्टर 2 दफा वैल्यू ऐड करता है। सोचें कैसे, चीज पाकिस्तान में होती नहीं और मंगवा लेता है, तो बताएं पाकिस्तान की गुड्स में वैल्यू ऐड हो गई। फिर उसके बाद ये 200 वाली चीज अगले को 300 की करके बेचता है और 100 फिर वैल्यू ऐड करता है। इंपोर्टर 2 दफा वैल्यू ऐड करता है। पहले कब? जब सी पोर्ट पे चीजें लोड होती हैं, क्या पाकिस्तान में गुड्स की वैल्यू ऐड हो गई? फिर जब 200 वाली चीज को 300 की करके बेचता है, फिर वैल्यू ऐड हो गई। अब बता दें इंपोर्टर कितनी स्टेज पे वैल्यू ऐड करता है? अब जब इंपोर्टर 2 स्टेज पे वैल्यू ऐड करता है तो इंपोर्टर कितनी दफा टैक्स देगा गवर्नमेंट को? 2 दफा टैक्स देगा ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट की स्टेज पे गवर्नमेंट को टैक्स देगा। गवर्नमेंट कहेगी ये 200 की चीजें तुमने मंगवाई हैं, सब्र करो, मुझे 34 रुपए दो और चीज उठा लो, मुझे 34 रुपए दो, चीज उठा लो। 200 जरूर 17%, मुझे 34 रुपए दो, चीज उठा लो। ये 34 रुपए गवर्नमेंट को देता है, चीज उठा लेता है। गवर्नमेंट के खजाने में कितने चले गए? 34। अब जैसे ही ये 200 वाली चीज कितने की बेचता है? 300 की। जब 200 वाली चीज 300 की बेचता है तो गवर्नमेंट कहती है तूने 300 वाली चीज बेची है, जरा 300 पे देना मुझे 17%। ये गवर्नमेंट कहता है नहीं, मैं 300 पे 17% नहीं दूंगा। 300 पे 17% बनता है 51, मैं उसमें से कितना दे आया हूं? 34, मेरे से और कितना ले लो? 17। तो इंपोर्टर ऑन सेल कितना देता है? 17। इंपोर्टर ऑन सेल कितना देता है? 17। ठीक है, ये बंदा सिर्फ 2 दफा टैक्स देता है। और ये बेनिफिट क्यों ले रहा है 34 माइनस करने का? क्योंकि मैं एक लाइन ऊपर बना सकता था, ही हैज ऑल्सो पेड टैक्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, वो भी पेएबल है इसका। नजर तो आपको 17 आ रहा है लेकिन ये भी इसी ने पे किया। अच्छा, यहां से आगे बात बड़ी अच्छी से आसानी से आपको समझ आना शुरू होगी। अच्छा भाई, गवर्नमेंट इस बंदे से पूछती है, शेख साहब बड़ी फैक्ट्री लाई है, कितने की चीज बेची है? ये बंदा कहता है गवर्नमेंट ने 700 की बेची है। गवर्नमेंट कहती है निकाल 119, निकाल 119। कहता है नहीं, गवर्नमेंट 119 नहीं, मैंने जब इससे खरीदी थी ना चीज तो मैंने 51 इसको पे किया था ना। बोले खरीदते हुए कितने की खरीदी होगी इसने? ना 300 की नहीं खरीदी होगी, 351 की खरीदी होगी। आपको पता है चीज के ऊपर सेल्स टैक्स ऐड होकर लिखा होता है। ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैं, ये सेल्स टैक्स है। अच्छा जी, आप बताएं इस बंदे ने जब चीज खरीदी होगी कितने पैसे दिए होंगे? 300 रुपए दिए होंगे, 351 दिए होंगे, 351 दिए होंगे। मैन्युफैक्चरर जब इसके पास गया होगा, परचेज गुड फॉर ₹300 प्लस 51 इसने और पे किए होंगे। आप बोले इसकी जेब से कितने गए? 51 खरीदने के टाइम पे गए। अब जब ये अपने कस्टमर को चीज बेचेगा तो कस्टमर को चीज बेचते हुए, जो इसका कस्टमर है वो तो रिटेलर होता है ना, अब ये कस्टमर को चीज बेचते हुए 700 की नहीं बेचता भाई, 700 जमा 100 यानी 819 रुपए की चीज बेचता है। कितने की चीज बेचते हैं? 819 की। अब जब कस्टमर रिटेलर को 819 की चीज बेचते हैं तो रिटेलर से रिकवर कितने करता है टैक्स? 119। गवर्नमेंट कहती है ये 119 तूने ले लिया? कहते हैं हाँ। गवर्नमेंट कहती है दो मुझे 119। कहता है नहीं। आपको याद है खरीदते हुए चीजें मैं पे भी कराया था सेल्स टैक्स, तो जब खरीदते हुए मैं सेल्स टैक्स पे करके आया था वो कितना करके आया था? अब ये गवर्नमेंट के खजाने में सिर्फ कितना जमा कराता है? जैसे ही चीजें सेल करता है, ये तो इंपोर्ट नहीं करा, जैसी चीजें सेल करता है गवर्नमेंट के खजाने में 68। अच्छा, अब मुझे बता दें इसने कितने की चीज खरीदी? 700 की? नो 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 नो, इसने 700 की नहीं खरीदी, इसने 819 की खरीदी है। इसने कितने की खरीदी है? 819 की। जब इसने 819 की चीज खरीदी है तो अब ये आगे 800 वाली चीज, सॉरी
719 में, हाँ 819, ये 819 की खरीदी है। इसमें 700 क्या है प्राइस और 119 क्या है। अब ये 700 वाली चीज कितने की बेचते हैं, 700 वाली चीज कितने की बेचते हैं। अब 750 में टॉपिंग कितनी करेगा, 750 में ऐड कितना करेगा। ये ग्लास होता है ना, ये इस पे बर्फ रखी जा रही है, तो ग्लास पानी का भरा हुआ है 750, इस पे ऐड करेगा 127 पॉइंट, कस्टमर को कितने की बेचेगा 700 जमा 750 जमा 120। अब गवर्नमेंट कहेगी 127.5 में दो, कस्टमर को बेच दी ना इसने, कस्टमर से 127.5 ले लिए, गवर्नमेंट कहेगी कितने में दो 127। ये क्या कहेगा, मैंने इसी चीज को जब खरीदा था तो मैंने कितने दे दिए थे 119, तो कितने माफ कर दो मुझे 119। ये टैक्स क्रेडिट है, इसका नाम हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट। टैक्स माफ हो रहा है, इतना टैक्स आपको माफ कर देते हैं। पे कितना करना है आपने 8.5। जब चीजें क्या करेंगे आप सेल करेंगे, इसका टोटल करें 120। जी भाई सेल्स टैक्स का बर्डन किसके कंधों पे पड़ गया, सारा कस्टमर के कंधों पे पड़ गया। इसीलिए हमने पहले दिन सेल्स टैक्स का नाम पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स का नाम है, दुकानदार को कहते हैं कलेक्टिंग एजेंट। ये तो सिर्फ कलेक्टिंग एजेंट थे, गवर्नमेंट ने 3 एजेंट इस्तेमाल करके टैक्स लेती रही, और अल्टीमेट बर्डन, आइसक्रीम आप जाके लें बाजार में, आपको आइसक्रीम 1000 जमा, कभी बड़ी बड़ी ले लो, 1000 जमा 170, तो 1170 की मिलेगी। चलो आपके लेवल पे आ जाते हैं, 100 जमा 17 वाली, तो 117 की मिलेगी आपको। अब 17 कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे करें। तो बताएं अल्टीमेट बर्डन किसके कंधों पे शिफ्ट होता है। ये बर्डन सबसे पहले किस पे डाला जाता है, इंपोर्टर पे। इंपोर्टर पे ये बर्डन कितनी दफा डाला जाता है, क्योंकि उसने कितनी दफा वैल्यू ऐड की है, 2 दफा। सबके लिए कॉपी करा लिया। एक दफा कब वैल्यू ऐड किया उसने, जब उसने इंपोर्ट किया, और दूसरी दफा इससे कॉपी कराओ, बिल्कुल सही आएगी, नजर आ रहा है, डार्क करा के कराओ। ये कॉपी आई है जबरदस्त, इससे कराओ। हाँ जबरदस्त, इससे कराओ, जाओ भाग के जल्दी कॉपी। अल्लाह ने आंखें दी हैं इन्हें। अच्छा जी जी भाई बता दें, इंपोर्टर ने कितने की चीज खरीदी, क्या ये पाकिस्तान में थी, इसने कितनी वैल्यू ऐड की। सबसे पहले 200 पे कितना देगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 200 ज़रब 34 गवर्नमेंट को दे देगा। 200 वाली चीज महंगी करके कितने की बेचेगा 300 की, लेकिन अगले बंदे से लेगा कितने 351, अगले बंदे से 351 लेगा। गवर्नमेंट कहेगी 300 तेरा 51 मेरा, हम कहेंगे नहीं तेरा मेरा वाला चक्कर नहीं, ये 51 में से 34 मुझे माफ करो, मैं दे देता हूं 51, मैं दे देता हूं 51, मैं कौन सा भाग रहा हूं, 34 मुझे माइनस करें, तो वो मैंने पहले दे दिया हुआ आपको। अब अगले को कितने की पड़ी 300 की 351 की 351 की, अब वो कितने का क्रेडिट लेगा 51 का। अच्छा उसने मेहनत की, लेबर लगाई, बंदे लगाए, 300 वाली चीज कितने की बेची 700 की, उसने 300 वाली चीज कितने की बेची 700 की। अब जब 300 वाली चीज 700 की बेची तो उसने बिल बनाते हुए 700 पे रेट लगाया, होटल आप 700 पे रेट लगाया। जब उसने 700 पे रेट लगाया 17%, तो उसकी जेब में आए 819, उसकी जेब में आए 819। गवर्नमेंट ने कहा 700 तेरा 119 मेरा, 119 तेरा नहीं गवर्नमेंट, 119 में से थोड़ा सा टैक्स मैं दे चुका हूं, वो मुझे माफ कर दो, वो इसने माफ करा लिया। बाकी जो मैंने वैल्यू ऐड की है 400, इस पे 17% ले लो मेरे से 68, 400 पे 17% है ये, तो मैंने वैल्यू ऐड की है उस पे ले लो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, इसने कितने की चीज खरीदी, इसने 700 जमा 119 819 की, इसने 700 वाली चीज 750 में बेची, और कस्टमर को जो बिल बना के दिया उस पे क्या लिखा
750 जमा 127.5 जो भी लिखा। गवर्नमेंट ने कहा इसमें से 127.5 मुझे दे दे, कहते नहीं, कहते इसी चीज की मद में मैं टैक्स दे आया हूं, कितना 119, वो मुझे माफ कर दो, बाकी मैं टैक्स देने को तैयार हूं। बाकी इसने कितना दिया, तो सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसने की है, क्योंकि इसका मार्जिन भी कम था ना, इसका प्रॉफिट भी बेचारे का थोड़ा सा था, सबसे कम कंट्रीब्यूशन इसने की है, और ऊपर वालों ने ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है। लेकिन चलते चलते गवर्नमेंट के खजाने में बताएं कितना आया, और हमारे खजानों से कितना निकला 127.5। हम कस्टमर के खजाने डूब गए और कस्टमर के खजानों से 127.5 आउट हुआ। ओके, अच्छा पेपर में सवाल सबका आएगा या किसी एक बंदे का आएगा? एक बंदे का आएगा, किसी एक बंदे का आएगा, किसी एक बंदे का आया करेगा, बस सबका नहीं आया करेगा। तो अब आप न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बता दें किसी भी एक बंदे के लिए, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बता दें। आउटपुट, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, आउटपुट लेस इनपुट। अच्छा मुझे बता दें सेल्स के स्टेज पे हम सेल्स टैक्स, दो धारी तलवार है ना, परचेज के स्टेज पे भी लगेगा, सेल्स के स्टेज पे लगेगा। जब हम चीजें खरीदने जाया करेंगे, जब ये बंदा चीजें खरीदने जाएगा इंपोर्टर से, तो खरीदने जाएगा तो कितने पे करेगा पैसे, 351, उर्दू अंग्रेजी साथ साथ, दीन दुनिया साथ साथ। अच्छा जी, जब ये पे करने जाएगा तो कितने पैसे पे करेगा, 351। क्या मैं कह सकता हूं इनपुट पे किया जाता है और आउटपुट, ओ सुन लें इधर, इनपुट पे किया जाता है और आउटपुट रिकवर होता है। अच्छा चलें, ये तो मुश्किल लफ्ज हो गया, आसान लफ्ज बात करते हैं। परचेज के पैसे इंट्रो में क्या पड़ा हुआ है, पे किए जाते हैं, परचेजेस के पैसे पे किए जाते हैं, और जब सेल करते हैं तो पैसे रिकवर होते हैं। इसी बुनियाद पर, बुनियादें मजबूत बनाएं अपनी। अच्छा, इसी बुनियाद पर परचेज पे, जब परचेज के पैसे पे किए जाते हैं, साथ ही क्या पे कर दिया जाता है, इनपुट। और सेल में जब सेल के पैसे मिलते हैं तो साथ ही क्या कस्टमर से रिकवर कर लिया जाता है, आउटपुट। तो बताएं परचेज के पैसे इंट्रो में क्या पड़ा था, पे होते हैं, और सेल के पैसे रिकवर होते हैं। सिमिलरली अगर एक दुकानदार है तो परचेज के स्टेज पे टैक्स पे करता है, और सेल के स्टेज पे टैक्स, और रिकवर और पेड का डिफरेंस किसको पे कराता है, अल्टीमेटली ज्यादा मिल गया, पे कम किया था, मिला ज्यादा टैक्स है इसको, तो बाकी किसको पे कराएगा, गवर्नमेंट को पे कराएगा। क्लियर? ओके। अब होंडा कार्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि जी मेरा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके दें, तो मेरे ख्याल से तो दे विल, होंडा विल रिकवर टैक्स ऑन सेल ऑफ कार। जब गाड़ी बेचेंगे तो गाड़ी बेचते हुए सेल्स टैक्स होंडा वाले 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 क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, क्योंकि सेल के पैसे रिकवर होते हैं ना। अच्छा गाड़ी लगा लेते हैं 3 मिलियन की, यानी 30 लाख की गाड़ी, सस्ती है आजकल तो महंगी होगी, 3 मिलियन की गाड़ी। अच्छा जी 3 मिलियन की गाड़ी है, 3 मिलियन में सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, पेपर में सारी फिगर्स दी होंगी एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, 3 मिलियन में 17% शामिल नहीं है। अब 3 मिलियन गाड़ी की प्राइस थी, उस पर 17% लगेगा, बोले कितना आया, जागते रहना भाइयों, 510000 जी भाई, दोनों को जमा करें, 35,10,000, ये कितना है 30 लाख, और ये कितना है 35,10,000 टोटल हो गया। अब सरासी अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं और वो कहते हैं जी 30 लाख की गाड़ी आपने लगाई हुई अपनी वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा आपने नीचे देखना था, हमने स्टार डाल के लिखा हुआ था इनमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है इस प्राइस में, ये तो आपने बिलों पे भी कई दफा लिखा हुआ देखा होगा, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। अब सेल्स टैक्स डाल के आपको गाड़ी कितने की पड़ेगी, 35,10,000 की। जी बताएं, अब जो बिल मिलेगा उस बिल पे क्या लिखा होगा, 3 मिलियन
प्लस 17% ऑफ 3 मिलियन इज इक्वल टू 3510। सरासी की जेब से कितने चले जाएंगे होंडा की जेब में? 3510। अब होंडा के जेब में कितने आ गए? 3 मिलियन अपने और 5,10,000 अमानत। अमानत का नाम सुना हुआ है? अमानत। तो ये अमानत के तौर पे पैसे आ जाएंगे। ये 5,10,000 किसको जमा करवाने हैं? गवर्नमेंट को। लेकिन होंडा कहेगी ओ ठहर गवर्नमेंट, ओ ठहर, ओए शर्म कर, तो शर्म नहीं आती गवर्नमेंट, मैंने तो टायर खरीदते हुए टैक्स पे किया हुआ है। होंडा वाले जब टायर खरीदने गए होंगे तो लाख वाला टायर 1,17,000 का मिला होगा। सोचिए क्या लाख वाला टायर होगा, टायर लाख। अच्छा, तो लाख वाला टायर 1,17,000। जब इंजन इंपोर्ट किया होगा तो भी टैक्स पे किया होगा। तो जो भी चीज खरीदी होगी इन्होंने खरीदते हुए टैक्स भी पे किए होंगे। तो बेचते हुए टैक्स रिकवर किया जाता है और खरीदते हुए टैक्स पे किया जाता है और बेचते हुए रिकवर किया। जिस भी हाल में कॉपी करा के ले आओ, जाओ। होगी कॉपी? गुड, एक्सीलेंट, कीप इट डाउन। ओके, लेस इनपुट, लेस इनपुट। ये जो कॉपीज आ रही हैं इसमें ये वाली साइड नहीं बनी हुई, गवर्नमेंट रही रही, ये सारा बना हुआ है और ये भी बना हुआ है। कॉपीज बांटो, एक मुझे भी दे दो। हाँ, तो फिर तो वो रिफंड आ जाता है ना, फिर टैक्स वापस मिल जाता है। हाँ हाँ, कुछ कुछ कर लो। हाँ हाँ, कल आपको सही फॉर्म में बांट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जल्दी बांटें। 7-8 अपनी रो के लिए रख के पिछली रो में चलाएं आप रात। जी, जिसको सही नजर ना आ रहा हो टीए रूम में चला जाए क्लास के बाद और टीए से कहे मुझे तस्वीर खींचने दें, वो आपको ओरिजिनल की तस्वीर खींचने देंगे। ये हाथ खड़ा करें, गुजारा चल रहा है लेफ्ट साइड पे, गुजारा चल रहा है, नजर आ रहा है? हाँ, 2-3 लोगों का गुजारा चल रहा है, बाकियों का चलवा देंगे। ओके, आउटपुट की कैलकुलेशन में आ जाए। मैंने भी कॉपी ली हुई है और मैं उससे पढ़ूंगा। आउटपुट क्या लिखा हुआ है भाई? टैक्स रिकवर्ड, दरमियान में आए, होंडा कार्स मिले, इसमें क्या लिखा हुआ है? इनपुट एंड आउटपुट लिखा हुआ है। इनपुट एंड आउटपुट सफे के दरमियान में, देखने वाली आंख होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। अच्छा, आउटपुट क्या क्या लिखा हुआ है? टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार 3 मिलियन इंटू इज इक्वल टू, जबरदस्त। ओके, लेस इनपुट। अब आपने नीचे नहीं देखना, अब इधर देखें, लेस इनपुट। अच्छा, टैक्स पे किया होगा ऑन टायर्स परचेज्ड लोकली। लोकली मतलब पाकिस्तान से। टैक्स पे किया होगा ऑन टायर्स परचेज लोकली। जब टायर आपने लोकली पाकिस्तान से खरीदे होंगे तो टैक्स पे किया होगा या नहीं पे किया होगा? भाई अभी नोट ना कर, मैं जाने के बाद नोट कर ली, कोशिश करूंगा 1-2 मिनट पहले क्लास छोड़ दूं। टैक्स पेड ऑन टायर्स परचेज लोकली, जो टायर आपने पाकिस्तान से खरीदे हैं उन पे टैक्स पे किया होगा। ओके, मैं फर्ज करता हूं टायर ना लाख रुपए के हैं, पूरी गाड़ी में लगने हैं, 20-25 हजार का अच्छा टायर आता है, 1 लाख जरब 17%। अच्छा, गवर्नमेंट इसको 17,000 क्यों माफ कर देगी? ये तो गवर्नमेंट कहेगी ये रशीद, सॉरी होंडा, यार 5,10,000 दे। ये क्या कहेगा? ओ गवर्नमेंट, इमरान इमरान यार मान जा भाई, 17,000 हम पहले तुझे दे। ओ हाँ यार सही है, चल ये माफ तुझे करते हैं। अच्छा, मुराकबे में गए हुए भाई, मुझे ये बताओ
क्या ये पॉसिबल है कि चीजें लोकली खरीदें या इंपोर्टेड चीजें भी गाड़ी में लगा सकते हैं? हाँ, गाड़ी हो तो इंपोर्टेड चीजों वाली। अच्छा, लेकिन वो इंपोर्टेड चीज आपको नजर नहीं आ रही होती, वो इंजन अंदर होता है। टैक्स पेड ऑन 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 इंजन इंपोर्टेड, इंपोर्टेड, जो इंजन आपने इंपोर्ट किया। क्लियर? टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड। जी, फर्ज करें इंजन आपने इंपोर्ट किया 5 लाख का, 5 लाख ज़रा 17%, कितना हो गया? 85,000। ये भी आपको टैक्स क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स, देखने वाली आंखें होनी चाहिए। टैक्स पेड ऑन 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 लग्जरी सीट्स। कार में कार तो नहीं लगानी ना, कार लिखा हुआ है, सीट्स लिखा हुआ है, यानी गाड़ी में गाड़ी भी ले लें साथ, नहीं। टैक्स पेड ऑन लग्जरी सीट्स। लग्जरी सीट्स, सीटें ही गाड़ी में 2 लाख की लगी हुई थी, जिसमें सर आसिफ बैठे। 2 लाख ज़रा 17%, कितना हो गया? 34 कहते हैं भाई, 34,000 नहीं कहते, 34,000। जी, जो लाइव क्लास में बैठे हैं वो क्लास के बाद आके तस्वीर खींच लीजिएगा इस व्हाइट बोर्ड की। टैक्स पेड ऑन 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 लग्जरी सीट्स। आगे चलें। प्रोविंशियल प्रोविंशियल सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेज ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज। अच्छा, गुड्स बाय करने पे टैक्स होते हैं, सर्विसेज बाय करने पे भी टैक्स होता है। हाँ, कभी कभी आप कैटरिंग सर्विसेज बाय करते हैं, उस पर भी सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में गुड्स बाय करने पे भी टैक्स है और सर्विसेज बाय करने पे भी टैक्स है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकल में भी नहीं आता, लेकिन इनपुट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैं करा रहा हूं जी। फर्ज करें आपने अकाउंटिंग सर्विसेज बाय की और उस अकाउंटेंट ने 50,000 रुपए मांगे। यार 50,000 रुपए की मैं आपको ना अकाउंटिंग कर देता हूं सारी। 50,000 17%, 8500। अच्छा, किसी ने कहा यार होंडा वालों तारें गाड़ी में नहीं लगानी। ओए हाँ, तारा भूल ही गई हैं, ले आ यार तारा ले आ। अच्छा, किसी ने कहा यार तारे हो तो कश्मीरी, तारे हो तो कश्मीरी, कश्मीरी चाय के साथ कश्मीरी तारे हैं, बंदा सही करंट लगता है। तो तारे हो तो गाड़ी में, और बोलना तू भी, तारे हो तो कश्मीरी, टायर हो तो जनरल के, आम जनरल, टायर हो तो जनरल, चल पैंथर कर लेते, टायर हो तो पैंथर के, इंजन हो तो जापान का, जापान का इंजन। अब ये देखें बन क्या रही है, ये अभी ये पहले बना देते हैं आपके सामने, ये देखें बन क्या रही है। ओके, आगे बढ़े। टैक्स जी, क्या फरमा रहे हैं आप? अच्छा, टैक्स पेड ऑन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो जे की जगह से जेड लिख दिया गया, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। टैक्स पेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, टैक्स पेड इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर ऑन वायर्स। कौन सी तारें खरीदने गए थे? कश्मीरी तारें, कश्मीरी तारें जी। वायर्स तो सस्ती मिल गई 30,000 की पूरी गाड़ी में, ठीक है, ऐसी केड़ा उथे जाल बिछाना है जी। 50,100 जी। 360,400। ओके। TELL me one thing, एक चीज मुझे टेल करें कि ये टैक्स 3,60,400 ये तो होंडा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएगा। ये टैक्स कौन गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएगा? ये होंडा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएगा। ये जनरल टायर वाला जमा कराएगा। सोचें, हमने टायर खरीदा ना 1,17,000 के, 1 लाख जमा 17,000, हमने टायर खरीदे 1,17,000 के, 17,000 जनरल टायर वाले ने जमा करा दिए होंगे। उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, उसकी भी तो दुकान है। हम तो सिर्फ 1,17,000 के टायर खरीदाए होंगे, जमा वो करा के आ गया होगा।
ये टैक्स किसने जमा कराया होगा? ये हमने ही जमा कराया होगा, इंपोर्टर हम ही होंगे, इधर इंजन डायरेक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमने इंपोर्ट स्टेज पे जमा करा दिया होगा। ये टैक्स लग्जरी सीट का जो सप्लायर है, जो सीटें बनाता है, मिसाल के तौर पे मोल्टीफॉर्म वाले जो सीटें बनाते हैं, ये उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराने हैं। हम सिर्फ 2,34,000 के टायर खरीद के आगे होंगे, हम 2,34,000 के टायर खरीद के आगे होंगे, और वो जो 34,000 है, 2 लाख उसने अपने पास रख लिया होगा, और 34,000 अगर उसका अपना कोई इनपुट होगा माइनस करके, वो छोड़े, वो डिटेल में बात चली जाएगी, उसने 34,000 गवर्नमेंट को जमा करा दिया होगा। ये वाला 8500 गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा? जो अकाउंटिंग सर्विस वाला है, अकाउंटिंग फर्म है। अकाउंटिंग फर्म जब बिल भेजती है ना, वो कहती है 50,000 की सर्विस है और सूबे ने टैक्स लगाया हुआ है सर्विसेज के बाय करने पे। ये कौन सा टैक्स है? बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ गुड्स, बाइंग ऑफ सर्विस। तो सूबे ने टैक्स लगाया हुआ है सर्विसेज बाय करने पे। तो हमने किसी से कहा यार हमारा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना दो, उसने कहा 50,000 की बना देता हूं, लेकिन 58,500 का बिल भेजा, तो 8500 वो किसको जमा करा देगा? गवर्नमेंट को। और वो जो वायर्स की दुकान वाला है, वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा? 5100। सर आसिफ से कितना रिकवर होगा? लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में कितना जाएगा? 360, 400 हमारी तरफ से चला जाएगा और बाकियों की तरफ से ये पैसे चले जाएंगे। तो पेपर में न्यूमेरिकल कितने बंदों का आएगा? एक बंदों का आएगा। परचेजेस कितने किस्म की हैं? 5। परचेजेस कितने किस्म की हैं? 5। नंबर 1 लोकल परचेज, नंबर 2, नंबर 3 स्पेशल परचेज, नंबर 3 स्पेशल परचेज, नंबर 4 परचेज ऑफ सर्विसेज, नंबर 5 नॉन लोकल ना इंपोर्टेड, परचेज फ्रॉम लोकल इंपोर्टेड, कश्मीरी। लोकल टच भी है, इंपोर्टेड टच भी है, कभी कभी कश्मीर बाहर लगता है, कभी कभी अंदर लगता है, परेशान है पाकिस्तान आजकल। अच्छा, लोकल इंपोर्टेड, ठीक है, दरमियान में लोकल इंपोर्टेड। तो परचेजेस कितने किस्म की हैं? ये डेफिनेशन है इनपुट की, ये डेफिनेशन है इनपुट की। डेफिनेशन पढ़ते हैं आप। अच्छा, आखिरी बात बता दें, जब टायर खरीदते हैं, तारें खरीदते हैं, तो पैसे क्या करते हैं? पे, यानी अगर सेल्स टैक्स की जबान में बात करूं, इनपुट पे करते हैं। और जब ये सारी चीजें इकट्ठी करके एक शाहकार सामने आता है, तो जब शाहकार सर आसिफ को बेचते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनसे पैसे रिकवर करते हैं। तो सेल के पैसे रिकवर होते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? 3 मिलियन की कैश डेबिट सेल क्रेडिट, इसकी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तो सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है मोबाइल वाले भाई, सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है। चीजें खरीदते हुए पे किया जाता है और चीजें बेचते हुए रिकवर किया जाता है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव। किताब पे आ जाएं। इनपुट की डेफिनेशन आज पढ़ लेते हैं, अगर आप साथ वाले को चुप करा लें तो। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू होंडा मीन्स। अच्छा भाई, इनपुट कुछ नहीं होता, असल में ये परचेज होती है। आज के बाद ना याद रखिएगा, इनपुट और परचेज में कोई आपसे फर्क पूछे ना, उसे कहें इनपुट और परचेज में ये फर्क है कि परचेज पे 17 लगा दो तो इनपुट हो जाता है। तो इनपुट इज नथिंग। इनपुट की डेफिनेशन, सादा डेफिनेशन क्या है? परचेज इनटू 17%। इसे इट इज इनपुट, इट इज आउटपुट। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स लगा, टैक्स पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड ऑन, मुश्किल इंग्लिश, ऑन सप्लाई रिसीव्ड, सप्लाई रिसीव्ड, सप्लाई रिसीव्ड लिख लें टायर। टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड बाय होंडा। ये भाई पहली मिसाल में क्या सप्लाई रिसीव हो रही है? ये मैंने जानबूझ के इस तरह किया है। ये ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। किताब से लिंक कर दी है सारी चीजें जी। टैक्स पेड ऑन सब। अच्छा, एक और बात सुन लें, सेल्स टैक्स में जब सप्लाई का लफ्ज लिखा होगा ना, तो मतलब होगा सेल, लेकिन अगर सप्लाई रिसीव्ड का मतलब लिखा होगा परचेज, सफे के टॉप पे लिखें सप्लाई मीन सेल, सफे के टॉप पे सफे के, सप्लाई मीन सेल। अच्छा, सप्लाई रिसीव्ड मीन्स
सप्लाई रिसीव्ड, परचेज। अकाउंटिंग भी मुश्किल फास्ट आ गए थे ना, डेबिट क्रेडिट, हालांकि बात होती है एसेट लायबिलिटी की आसान सी। इसे टैक्स वाले भी मुश्किल से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सेल के लिए क्या लफ्ज यूज करेंगे हम? सप्लाई। और परचेज के लिए सप्लाई रिसीव्ड। पढ़े जी। अच्छा, लेविड की जगह भी मैंने कौन सा लफ्ज लिखवाया? पेड। टैक्स पेड ऑन टायर रिसीव्ड बाय होंडा। कितना टैक्स पेड है जी? इट इज इनपुट, इट इज कॉल्ड एज इनपुट। 17,000। परचेज में 17 लग चुके हैं, इसलिए इसको इनपुट कहते हैं। आगे बढ़ें। टैक्स पेड, पढ़े। टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा। लिख लें इंजन। टैक्स पेड ऑन इंजन इंपोर्टेड बाय होंडा। सी को मैं स्किप कर रहा हूं। डी, सर्विसेज पे टैक्स लगाना ना फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो सूबे की गवर्नमेंट लगाती है। तो प्रोविंशियल के लिए उसको मैं नहीं पढ़ा, उससे क्या फर्क पड़ना है। सेल्स टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, मैं डी पढ़ा हूं। सेल्स टैक्स पेड ऑन अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू होंडा, टू होंडा। आगे लिख लें बाय अकाउंटेंट, बाय सीए फर्म। दोबारा पढ़ें। सेल्स टैक्स पेड, आगे ऑन अकाउंटिंग सर्विसेज रेंडर्ड टू होंडा। रेंडर्ड टू होंडा या बाय होंडा? नहीं, क्यों अकाउंटिंग सर्विसेज देनी है, वो तो सीए फर्म देगी। बाय सीए फर्म। क्लियर? ई, टैक्स पेड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट as adopted in Azad Jammu and Kashmir on supply received by Honda, on supply received, on supply received का क्या मतलब है? वायर्स। सर्विसेज का न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको, ये सिर्फ थ्योरी के लिए बात करनी पड़ी है बस। सी, भाई ये जो चीजें हैं ना सी वाली, मैंने तो सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ 17% लिखा है, क्योंकि इन चीजों का रेट आपके सिलेबस में नहीं है। लग्जरी चीजों का, ये जो लग्जरी आइटम्स है ना, इन पे गवर्नमेंट ने रेट 20%, 22%, 25%, 34% तक भी रेट रखा हुआ है लग्जरी चीजों के ऊपर। तो लग्जरी चीजों के ऊपर जब रेट बढ़ा तो इसका टैक्स, गवर्नमेंट ने इस टैक्स का नाम सेल्स टैक्स की बजाय फेडरल एक्साइज रख दिया, ताकि पता चले ये जरा लग्जरी आइटम्स के लिए है। फेडरल एक्साइज लॉ शुक्र है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ थ्योरी की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। पॉइंट सी भी नहीं आपको न्यूमेरिकली आएगा, लेकिन थ्योरी की डेफिनेशन चले पढ़ लेते हैं। टैक्स पेड अंडर कोई और लॉ, टैक्स पेड अंडर कोई और लॉ। हमने कहा ये कैसा लॉ है, हमें तो नहीं समझ आ रही। कहता है आप छोड़ो, इन सेल्स टैक्स फॉर्म में ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह का ही है कुछ। चलो आगे, बात ही खत्म कर दी उसने, अब हम बहस ही नहीं कर सकते। दोबारा पढ़ें। टैक्स पेड अंडर फलां लॉ। हमने कहा ये फलां लॉ कौन सा होता है? फलां लॉ, FALAN लॉ, फलां लॉ। कहते फलां लॉ छोड़ो, ये बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह का होता है। हाँ अच्छा। आगे हमने कहा आगे कोई बात तुमने करनी हो? कहते हैं हाँ आगे मेरी सुन लो। ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय होंडा, जहां जहां परचेज का लफ्ज आएगा वहां वहां एक्वायर का लफ्ज जरूर आएगा साथ। ऑन गुड्स एक्वायर्ड बाय होंडा, गुड्स से क्या मुराद है यहाँ? लग्जरी सीट्स। यहाँ सर्विसेज भी होती हैं, ये सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट की होती हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब मैं मिसाल लिखवा दूं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़े परे सर्विसेज की मिसाल, बस गुड्स की मिसाल लिख लें। लग्जरी सीट्स, ये लग्जरी सीट्स भी आपके सिलेबस की बात नहीं है। ओके अच्छा भाई, सेल्स टैक्स जब हम चीजें बाय करते हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब आप बाजार में चीजें बाय करते हैं तो सेल्स टैक्स पे करते हैं, इसका नाम क्या होता है?
परचेज इंटू 17%, इसका नाम क्या होता है? और अगर आप खरीद के आगे बेचें चीजें और पैसे लें और फिर 17 लगाएं, उसका नाम आउटपुट है। अभी हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है? इनपुट की। मैं आउटपुट की डेफिनेशन में पॉइंट A 1 पढ़ रहा हूं और क्लास खत्म कर रहा हूं। आउटपुट डेफिनेशन मैंने पढ़ानी है क्योंकि मैंने ये आउटपुट निकाला हुआ यहां पे 510, ये 510, ये क्या था? ये था 14 का A B C D और E। अब ये क्या है? 20 का 1, 20 का 1। आउटपुट इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस, यहां उंडाना लिखिएगा क्योंकि 2 और 3 में कोई और है। आउटपुट इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स। ना 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 भाई, कॉन्टेक्स्ट बात का मतलब बदल देता है। ये पेड नहीं है, ये रिकवर्ड है। ये रिसीव्ड, ये रिकवर्ड है, ये पेड नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बात का देखना पड़ता है ना। सेल के पैसे पे होते हैं या सेल के पैसे रिकवर होते हैं? अच्छा, सेल के साथ जो टैक्स आता है उसका नाम, और परचेज के साथ जो टैक्स जाता है उसका नाम इनपुट। टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल। यहां आपने देखा उसने सप्लाई रिसीव नहीं लिखा लफ्ज, फोकस करें। यहां उसने सप्लाई रिसीव लफ्ज नहीं लिखा, सिर्फ क्या लफ्ज लिखा है? सप्लाई, क्योंकि यहां परचेज नहीं है ना। तो टैक्स रिकवर्ड ऑन सेल ऑफ कार बन गई है, बनाए इसे, सेल ऑफ कार मेड बाय होंडा। 2 और 3 की मिसाल मैंने आपको ना दी है ना आज कराना है। अच्छा जी, तो बता दें, कोई भी दुकानदार आपसे पूछे, कोई भी दुकानदार आज के बाद आपसे पूछे यार मैंने सेल्स टैक्स कितना देना है, आप उसे कहेंगे 1 मिनट। क्या हो गया, होल्ड। आप दुकानदार कहेंगे 1 मिनट, मुझे बताओ तुम दे कितना आए हो, पहले ये बता दो फिर अगला सवाल। वो कहेगा ओ हाँ मैं तो देता भी रहता हूं, मुझे तो भूल गया, मैं तो दे देता होता हूं। और वो नॉर्मली मैं दे देता हूं, बाय डिफॉल्ट में सेल्स टैक्स पे कर देता होता हूं। मैं तो चीजें खरीदने जाता हूं, मुझे बिल मिलता है, तो मैं 1 लाख वाली चीज 17,000 में, 1,17,000 में खरीद के आ जाता हूं। तो किसी दुकानदार ने आपसे पूछा यार इधर आओ आप सीए कर रहे हो, मैंने कितना सेल्स टैक्स देना है, आप उससे कहेंगे नहीं मुझे अपनी परचेजेस की डिटेल दो। उसने आपको अपनी परचेज की डिटेल दे दी, आपने उससे कहा ये तुम दे आए हुए हो, ये तुम्हें गवर्नमेंट माफ कर देगी, तुम बताओ तुमने वैल्यू कितनी ऐड की। कहेगा लाख जमा 5 लाख जमा 2 लाख जमा 50,000 जमा 30,000, इन तीनों को जमा करो, इसका डिफरेंस लो 3 मिलियन से, ये मैंने वैल्यू ऐड की है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। वो कहेगा बस ये मैंने वैल्यू ऐड किया। आप उससे कहेंगे यार आप ध्यान रखना कस्टमर को फुल प्राइस पे बेचना, उसे ना रिलैक्स करना। 3 मिलियन पे पूरा कितना लगाना, और सारा बर्डन 5,10,000 का किस में डाल देना? कस्टमर पे। कस्टमर 35,10,000 की चीज लेके चला जाएगा, इस 5,10,000 में से गवर्नमेंट तुम्हें माफ करने देगी जो टैक्सेस तुमने पे कर दिए हैं। तो कोई बंदा आपसे पूछे कि मैंने इनकम टैक्स कितना पे करना है, तो उससे आपने अगला कोई सवाल नहीं पूछना, उससे कहना यार अपनी बिजनेस इनकम बताओ, कैपिटल गेन बताओ, टोटल, यार ये तुम्हारा टैक्स है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछे मैंने सेल्स टैक्स कितना पे करना है, उससे कहें ठहरो यार ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये 2 अलग अलग बातें हैं। पहला सवाल मुझे ये बताओ तुम्हारी परचेजेस कितनी है, वो पकड़ के आप 17 लगा दीजिएगा। दूसरा सवाल तुम बताओ तुम्हारी, वो पकड़ के 17 लगा दीजिएगा। दोनों का डिफरेंस, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं जीपी पे 17 पे करते हैं, जीपी हो जाएगी ना, सेल माइनस परचेज, जीपी पे आप 17 पे करके आ जाते हैं, यानी वैल्यू एडिशन पे आप 17 पे करके आ जाते हैं। लेकिन ये बात लिखनी नहीं है क्योंकि इस बात के पीछे कोई हकीकत नहीं है, बात आने वाले दिनों में बढ़ेगी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनपुट? परचेज इनटू 17%। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आउटपुट? इनपुट इज ऑलवेज पेड, इनपुट इज ऑलवेज, because purchase price is always paid. Say output is always recovered because sale money is always recovered. ठीक है, जिन्होंने तस्वीर खींचनी हो खींच लें, फिर ये उठने वाले उठ रहे होंगे तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे।
रिटर्न किए जाते हैं